हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आगामी होने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के बिना सपोर्ट के मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो है अपना सपोर्ट दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। टीकाकरण में रोगजनक के किस रूप का उपयोग किया जाता है? सक्रिय और मजबूत रोगजनक प्रतिजन का, निष्क्रिय और कमजोर रोगजनक प्रतिजन का, अति सक्रिय और मजबूत रोगजनक प्रतिजन का, या फिर पूर्व निर्मित एंटीबॉडी का। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निष्क्रिय और कमजोर रोगजनक प्रतिजन का। आपको बता दें दोस्तों, जो वैक्सीन बनता है, वैक्सीन में हम उसी वायरस का प्रयोग करते हैं जो वायरस हमारे शरीर को इन्फेक्टेड करता है। ठीक है, जैसे अभी जो कोरोना महामारी फैली थी, तो कोरोना महामारी को कंट्रोल करने के लिए जो वैक्सीन निर्माण किया गया था, उसमें उसके मतलब कोरोना का जो वायरस है उसी का प्रयोग किया गया था। क्या करते हैं कि कोरोना के जो वायरस है उसको डेड या फिर से अर्ध मतलब मरे हुए अवस्था में बोल सकते हैं कि डेड सेल्स जो होते हैं वायरस के, उससे वैक्सीन का निर्माण किया जाता है और उसे वैक्सीन के थ्रू जो है हमारे शरीर में उसे डाल दिया जाता है। ठीक है, जिससे हमारे शरीर में वो वैक्सीन जाते ही वो जो वायरस होता है ना उसके प्रति एक एंटीबॉडी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, एंटीबॉडी क्रिएट हो जाती है, तो फिर आगे चल के या फिर जब हमारा शरीर उस वायरस या उस बीमारी से इन्फेक्टेड होता है, तो उसके अकॉर्डिंग या उसके प्रतिरोध में हमारे शरीर में जो है ना पहले से एंटीबॉडी विकसित होती है, जो उस वायरस को समाप्त कर देती है, न्यूट्रल कर देती है, जिससे जो है हमारे शरीर जो है उससे प्रभावित या कह सकते हैं इन्फेक्टेड नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि रोगजनक में या टीकाकरण में रोगजनक के किस रूप का उपयोग किया जाता है, तो या तो ये निष्क्रिय या तो डेड सेल्स हो, या फिर से कमजोर जो वायरस होते हैं उसको कमजोर करके उससे जो है टीके का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, टीकाकरण में निष्क्रिय और कमजोर रोगजनक प्रतिजनों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ खिलाड़ियों द्वारा कौन सा ड्रग अत्यधिक मात्रा में लिया जाता है? ओपियोइड्स, बार्बिटूरेट्स, कैनाबिनोइड्स, या फिर लिसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइल्स अर्थात एलएसडी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, खिलाड़ियों द्वारा अभी हाल फिलहाल में जो अत्यधिक मात्रा में जो डोपिंग टेस्ट में बाहर हो जाते हैं, उसमें सर्वाधिक मात्रा में जो ड्रग प्रयोग किया जाता है वह कैनाबिनोइड प्रकार का ड्रग्स होता है, जिसका लोग या खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए कुछ खिलाड़ियों द्वारा कैनाबिनोइड्स दवा का अत्यधिक सेवन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आधार डीएनए में मौजूद नहीं होता है? ऑप्शन ए थायमीन, ऑप्शन बी एडेनिन, ऑप्शन सी यूरेसिल, ऑप्शन डी साइटोसिन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरेसिल डीएनए में नहीं पाया जाता है, यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। ठीक है, जबकि थायमीन, एडेनिन, साइटोसिन डीएनए में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए डीएनए में एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और गुआनिन पाया जाता है, जबकि यूरेसिल आरएनए में मौजूद होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक परिजीवी खाद्य श्रृंखला के मामले में संख्या के शुंडाकार स्तंभ का आकार होता है, कैसा होता है? उल्टा, रैखिक, सीधा या निश्चित नहीं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, एक परिजीवी खाद्य श्रृंखला के मामले में संख्या का शुंडाकार स्तंभ हमेशा उल्टा होता है। देखिए, परजीवी खाद्य श्रृंखला के मामले में संख्या के पिरामिड का आकार हमेशा उल्टा होता है, क्योंकि एक पौधा कई शाकाहारी और पक्षियों का समर्थन करता है और इनमें से प्रत्येक बदले में कई
हाइपर परसाइट्स कुपोषण का या हाइपर परसाइट कुपोषण को प्रदान करते हैं। आपको पता है जैसे एक वृक्ष हो गया, ये जो वृक्ष होता है ना, ये वृक्ष जो वृक्ष के ऊपर रहते हैं जैसे चिड़िया वगैरह हो गई, उनको भी संरक्षण देता है, या फिर से उसकी जड़ों में, उसकी टहनियों पे, या फिर से छोटे छोटे जो जीव होते हैं उनके, मतलब एक वृक्ष बहुत सारे जीव जंतुओं के खाद्य स्तर, पोषण स्तर को, या फिर से उनके खाद्य श्रृंखला को वो प्रदान करता है। इसलिए इसका जो पिरामिड होता है वो हमेशा उल्टा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ओजोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षोभ मंडल में ओजोन सांस लेने के लिए अच्छा होता है। क्षोभ मंडल में ओजोन सांस लेने के लिए अच्छा नहीं होता है। ओजोन केवल क्षोभ मंडल में सीमित है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्षोभ मंडल में जो ओजोन पाया जाता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। और ओजोन केवल क्षोभ मंडल में ही सीमित है, ये भी गलत है, क्योंकि ओजोन जो है क्षोभ मंडल में और समताप मंडल दोनों में पाया जाता है। समताप मंडल में पाया जाने वाला जो ओजोन होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक या अच्छा होता है, जबकि क्षोभ मंडल में जो ओजोन पाया जाता है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, क्षोभ मंडल में ओजोन सांस के लिए अच्छा नहीं होता है। यह मंडल पृथ्वी की सतह के करीब होता है और यहाँ पर पाया जाने वाला ओजोन फेफड़ों के लिए नुकसानदायक होता है। अगला प्रश्न देखिए, इकोटोन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दो समान पारिस्थितिकी प्रणालियों का मिलन स्थल है। दो अलग अलग पारिस्थितिकी प्रणालियों का मिलन स्थल है। यह प्रजातियों का घनत्व या यहाँ प्रजातियों का घनत्व बहुत कम होता है, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आपको बता दें कि इकोटोन होता क्या है। इकोटोन जैसे मान लीजिए एक यह पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, एक यह जो है स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया, ठीक है, और यह जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया, यह जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो गया। इन दोनों के मिलन स्थल अर्थात बीच वाले क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है, ठीक है। बीच वाले क्षेत्र को इकोटोन कहा जाता है, और यहाँ पे जो विविधता होती है वह बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे इसकी भी विविधता पाई जाएगी और इसकी भी विविधता पाई जाएगी, और यहाँ पे एक नए प्रजाति के या नए किस्म के जीव जंतुओं का भी निर्माण होगा। मतलब यहाँ पे जो विविधता होती है वह इसके स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका जो ये कह रहा है कि समान पारिस्थितिक तंत्र प्रणाली होती है, ये भी गलत है, क्योंकि यह दो अलग अलग या भिन्न भिन्न पारिस्थितिक तंत्र प्रणालियों का मिलन स्थल होता है, जहाँ पे या तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हो, जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो, इन दोनों के मिलन स्थल पे यह इकोटोन पाया जाता है, और यहाँ पे विविधता जो है बहुत अधिक पाई जाती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, एक इकोटोन दो जैविक समुदायों के बीच एक संक्रमण क्षेत्र होता है, जहाँ दो समुदाय मिलते हैं और एकीकृत होते हैं। यह संकीर्ण या चौड़ा हो सकता है और यहाँ स्थानीय क्षेत्र भी हो सकता है। मतलब ये जो पारिस्थितिक तंत्र इकोटोन होता है वह बहुत पतला भी हो सकता है और बहुत चौड़ा भी हो सकता है, ठीक है। वो निर्भर करता है हमारे स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर कि वो उनका विस्तार कितना है और उनके बीच में जो इकोटोन बन रहा है वो उसका विस्तार कितना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित तारों के बादल को क्या कहा जाता है? धूमकेतु, मलबा, एंड्रोमेडा आकाशगंगा या फिर ऑप्शन डी स्थानीय समूह। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 मिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित तारों के बादल को एंड्रोमेडा आकाशगंगा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देख लीजिए, एंड्रोमेडा आकाशगंगा हमारी सबसे बड़ी सर्पिल आकाशगंगा है। पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध से दिखाई देने वाले बड़ी और छोटी मैगलेनिक बादलों को छोड़कर एंड्रोमेडा आकाशगंगा सबसे चमकीला बाहरी आकाशगंगा है। यह सबसे दूर स्थित है, जिसे मनुष्यों द्वारा नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, खाद्य श्रृंखला के साथ भारी धातुओं की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहा जाता है? जैविक संचय, जैविक आवर्धन,
रासायनिक संचय या फिर रासायनिक आवर्धन। पता है इसका सही आंसर क्या होगा? ये संचय नहीं है दोस्तों, सॉरी, ये संचय है, इसको सही कर लीजिएगा, ये संचय है। इसका जो सही आंसर है साथियों क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको जैविक संचय कहा जाता है। आपको पता होगा कि लिंडमैन नियम के अनुसार ये एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो खाद्य पदार्थों का हस्तांतरण होता है वह 10% ही होता है, और जैसे जो रासायनिक अपशिष्ट होते हैं या फिर से नुकसानदायक जो भारी धातु सांद्रता ये सब जो होते हैं वह एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जाता है तो वहाँ पे जमा होता रहता है, इकट्ठा होता रहता है, और सर्वोच्च पोषी स्तर पर इसकी संख्या बढ़ करके अधिक हो जाती है और इसी को जैविक संचय कहा जाता है। देखिए, जैविक संचय जीवों के ऊतकों में हानिकारक पदार्थों के तत्वों और यौगिकों का है। अगला प्रश्न देखिए, सीवेज जल निपटान में कौन से सूक्ष्म जीव को शामिल किया जाता है? ऑप्शन ए शैवाल, विषाणु, लैक्टोबैसिलस या इकोलाई। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लैक्टोबैसिलस सीवेज जल निपटान में सूक्ष्म जीवों को शामिल किया जाता है। देखिए, लैक्टोबैसिलस सूक्ष्म जीव को सीवेज जल निपटान में शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, जीवमंडल शब्द का प्रयोग पृथ्वी के किस क्षेत्र के लिए किया जाता है जहां जीवन मौजूद है? स्थलमंडल सतह के लिए, जलमंडल के लिए, स्थलमंडल और जलमंडल के लिए, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के लिए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के लिए जीवमंडल शब्द का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जीवमंडल जिसे पारिस्थितिक क्षेत्र भी कहा जाता है सभी पारिस्थितिकी तंत्र का विश्वव्यापी योग है। जीवमंडल वस्तुतः पदार्थ के संबंध में न्यूनतम इनपुट और आउटपुट के साथ एक बंद प्रणाली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण और एक समुदाय के बीच अंतर संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओंटोकोलॉजी, समपारिस्थितिकी, फाइटो इकोलॉजी या फिर से पारिस्थितिकी तंत्र। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर हो साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समपारिस्थितिकी। क्या? पर्यावरण और एक समुदाय के बीच अंतर संबंधों के अध्ययन को समपारिस्थितिकी कहा जाता है। देखिए, समपारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जीवों के समूह या जैविक समुदायों के बीच संबंधों से या संबंधित अंतर संबंधों से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र का एक उपक्षेत्र है जिसके अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से या कौन गैस के प्रकार चक्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है? ये गैसीय है, गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है। नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, फास्फोरस चक्र। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर हो साथी वो हो जाएगा ऑप्शन डी, फास्फोरस एक गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है। देखिए, फास्फोरस चक्र गैसीय प्रकार का चक्र नहीं है, यह जैव भू रासायनिक चक्र है जो स्थलमंडल, जलमंडल और जीवमंडल के माध्यम से फास्फोरस की गति का वर्णन करता है। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गति को क्या कहा जाता है? गैसीय चक्र, मौलिक चक्रण, अवसादी चक्र या पोषक चक्रण। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हो जाएगा, पोषक चक्रण इसको कहा जाता है। देखिए, पोषक चक्र एक पारिस्थितिकी तंत्र की विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गति है। ऊर्जा प्रवाह एक दिशाहीन और गैर चक्रीय मार्ग है, जो जबकि खनिज पोषक तत्वों की गति चक्रीय होती है। ये जो पोषक चक्र है यह एक प्रवाह दिशाहीन और गैर चक्रीय मार्ग है, जबकि जो खनिज पोषक तत्व होते हैं इनकी गति जो है वह चक्रीय होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
जीवों या जीव अपने शरीर निर्माण और चयापचय के लिए आवश्यक तत्व क्या कहलाते हैं? जीवों अपने शरीर निर्माण और चयापचय के लिए आवश्यक तत्व क्या कहलाते हैं? फाइटोकेमिकल्स, जैव भू रसायन, मौलिक पदार्थ या फिर जैविक पदार्थ। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव भू रासायनिक चक्र। देखिए जैव भू रसायन जीवों द्वारा उनके शरीर निर्माण और चयापचय के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु किसी परितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को प्रायः सीमित करता है? फॉस्फोरस, सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर हो साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन जो है वह किसी परितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को सीमित करता है। देखिए कार्बन परमाणु एक पारिस्थितिक तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को सीमित करता है। अगला देखिए, खाद्य श्रृंखलाओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक क्षेत्र से 80% बाघों को हटाने के परिणामस्वरूप वनस्पति की वृद्धि में काफ़ी वृद्धि होगी। दूसरा, अधिकांश मांसाहारियों को हटाने से हिरणों की संख्या में वृद्धि होगी। तीसरा, ऊर्जा हानि के कारण खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई सामान्यतः 3 से 4 पोषी स्तरों तक सीमित होती है। चौथा, खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई 2 से 8 पोषी स्तरों तक हो सकती है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सॉरी साथियों, इसका जो है ऑप्शन डालना भूल गए हैं। ये 1 एंड 2, 1 2 3 और फिर से 2 एंड 3 या फिर से 1 2 3 और 4 चारों। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए आपको बता दें कि एक क्षेत्र से 80% बाघों को हटाने के परिणामस्वरूप वनस्पति की वृद्धि होगी, ये गलत है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि किसी क्षेत्र से 80% बाघों को यदि प्रतिस्थापित कर दिया जाए या वहाँ से विस्थापित कर दिया जाए तो जो शाकाहारी जीव हैं या जानवर हैं जैसे हिरण हो गए, गाय या बकरियां वगैरह, ये सब जो हैं इनकी संख्या में वृद्धि होगी और इनकी संख्या में जब वृद्धि होगी तो ये वनस्पतियों को खाएंगे और खाने से क्या होगी, वनस्पतियां कम होंगी न कि वृद्धि होगी। ठीक है, तो अगर किसी क्षेत्र से 80% बाघों को हटाया जाता है तो उस क्षेत्र में वनस्पति की कमी होगी क्योंकि शाकाहारी जंतुओं की संख्या में वृद्धि होगी जो उसका उपयोग करेंगे या कह सकते हैं कि वो अपने भोजन के रूप में उन वनस्पतियों का उपयोग करेंगे अधिक संख्या होने की वजह से, जिससे वनस्पतियों की संख्या में कमी होगी। दूसरा, अधिकांश मांसाहारियों को हटाने से हिरणों की संख्या में वृद्धि होगी। ये सही है क्योंकि मांसाहारी जो हैं इनका प्रमुख भोजन क्या है, शाकाहारी जंतु। ठीक, यदि मांसाहारियों को हटा दिया जाएगा तो जो शाकाहारी जंतु जैसे हिरण हैं उनकी संख्या में वृद्धि होगी। तो यह ऑप्शन तो सही है। तीसरा देखते हैं, ऊर्जा हानि के कारण खाद्य श्रृंखलाओं की लंबाई सामान्यतः 3 से 4 पोषी स्तरों तक सीमित होती है। यह भी सही है। जैसे आपको पता होगा लिंडमैन नियम के अनुसार ऊर्जा का जो हस्तांतरण है, ठीक है, वह 90% ऊर्जा मतलब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जब ऊर्जा का हस्तांतरण होता है तो 90% ऊर्जा खत्म हो जाती है, फिर से मुक्त हो जाती है, केवल 10% ऊर्जा ही ट्रांसफर होती है। तो यदि ये जो पोषी स्तर है यह खाद्य श्रृंखला यदि बहुत लंबी होगी तो सर्वोच्च पोषी स्तर जो है वहाँ तक जाते जाते ऊर्जा इतनी कम हो जाएगी कि उसे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा मिल ही नहीं पाएगा। इसलिए जो खाद्य श्रृंखला होती है वह अधिक से अधिक 3 से 4 पोषी स्तर तक होती है। ठीक है, तो ये भी सही है। और चौथा जो कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला की लंबाई 2 से 8 पोषी स्तर तक होती है, ये गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। तो अगर ये सही है तो ये गलत होगा। तो ये जो है एलिमिनेशन मेथड से जो है आप ये क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साथियों वो ऑप्शन 2 और 3 हो जाएगा। देखिए केवल 2 और 3 सही हैं। एक खाद्य श्रृंखला एक खाद्य वेब में लिंक का एक रैखिक नेटवर्क है जो उत्पादक जीवों से शुरू होता है और एक शीर्ष शिकारी प्रजातियों तक जाता है या डिकम्पोजर प्रजातियों पर जाके यह समाप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु घड़ियों में किया जाता है? लेजर, क्वार्ज, मसेर या फिर से हीलियम। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर हो साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी,
परमाणु घड़ियों में मसेर का प्रयोग किया जाता है? देखिए, मेसर का उपयोग परमाणु घड़ियों में किया जाता है। निष्क्रिय हाइड्रोजन मेसर घड़ी प्रत्येक उपग्रह की मास्टर घड़ी है। यह एक परमाणु घड़ी है जो हाइड्रोजन परमाणु में अधिक स्थिर अर्थात 1.4 गीगावाट ट्रांजिशन का उपयोग करके 12 घंटे में 0.45 नैनो सेकेंड के भीतर समय को मापती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौर कुकर का कौन सा भाग ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा या फिर से देख लीजिएगा। बॉक्स के अंदर काले रंग के साथ कोटिंग, दर्पण, कांच की चादर या फिर से सौर कुकर का बाहरी आवरण। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी, ऑप्शन बी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कांच की चादर। यह ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। कौन? कांच की चादर। देखिए, सौर कुकर के कांच की चादर ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार है। सौर कुकर में कांच की सीट सूर्य के प्रकाश के थर्मल विकिरण को बॉक्स से बाहर जाने से रोकती है, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सौर पैनल में सौर कोशिकाओं को आपस में जोड़ने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन, चांदी, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, चांदी इसका सही आंसर है। देखिए, सौर पैनल में सौर कोशिकाओं को आपस में जोड़ने के लिए चांदी का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह है आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती है? ग्लेशियर का पिघलना, समुद्री जल स्तर का कम होना, मौसम की स्थिति में बदलाव, वैश्विक तापमान में वृद्धि। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? केवल 1 और 2, 1, 2 और 3, 1, 3 और 4 या फिर से 1, 2, 3 और 4? चलिए देखते हैं साथियों। ग्लेशियर का पिघलना ये तो सही है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होने से ग्लेशियर पिघलेगा और ग्लेशियर के पिघलने से, ये सही है, ग्लेशियर के पिघलने से आप लोगों को पता होगा कि समुद्री जल स्तर जो है उसमें वृद्धि होगी, न कि कमी होगी। तो ये तो आपका गलत हो जाता है। ठीक है, और मौसम की स्थिति में बदलाव, ये भी सही है। अभी आप लोगों ने ये एक चीज़ नोटिस किया होगा कि बारिश के समय में अधिक बारिश नहीं हो रही है, वो किसी और समय में बारिश हो रही है। ठंड के समय में या तो बहुत अधिक ठंड पड़ रही है, बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है। गर्मी में आप लोगों को पता ही होगा कि तापमान, टेम्परेचर जो है कितना हाई चला जा रहा है। तो इसमें जो है वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह 1, 3 और 4 होगा। ये समुद्री जलस्तर में कमी नहीं होगी बल्कि समुद्री जलस्तर में वृद्धि होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4। ठीक है, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे बेहतरीन MCQ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए और अपना सपोर्ट जो है बनाए रखिए। लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। और यदि साथियों आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम पे इसका PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।